से आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए आया हूँ जो हम माधव निदान में पढ़ रहे हैं कि हेतु क्या होता है, निदान क्या होता है। उसी के तहत हम लोग आगे देखते हैं ना, तो ऐसा आचार्यों ने ऐसा बताया है माधव निदान में कि कुछ ना दोष हेतु होते हैं, कुछ व्याधि हेतु होते हैं, कुछ दोष व्याधि दोनों हेतु होते हैं। तो इसी को हम लोग ना जब हम कैटेगराइज करते हैं तो एक होता है दोष, होता है व्याधि हेतु, एक होता है दोष और व्याधि हेतु। ये तीन कैटेगरीज है। इस प्रकार से तीन भेद हो जाते हैं। तो इनको जानना समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब चिकित्सा करते हैं तो हमारे पास पेशेंट जब आते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, तो मतलब हम लोग को डायग्नोस करना पड़ता है चिकित्सा के लिए। तो दोष हेतु क्या होते हैं कि वात पित्त कफ, इसको कौन से दोषों ने प्रकोपित, कौन से हेतुओं ने वात पित्त कफ को इम्बैलेंस किया है। व्याधि को उत्पन्न करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जिसने व्याधि उत्पन्न किया है, और दोष और व्याधि दोनों को किसने प्रकोपित किया है, इस सबको जानना बहुत जरूरी है। तो दोष हेतु जो रहते हैं ना, उसके बारे में ऐसे बता रहे हैं कि ऋतु के अनुसार दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रसर होता है। ये आप लोगों को पता है कि वसंत मतलब हेमंत और शिशिर में कफ का संचय होने लगता है, और वसंत ऋतु जैसे ही आती है तो जैसे ही सूर्य किरणें प्रखर हो जाती है तो उसी टाइम पर कफ दोष का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में पित्त का संचय होता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वायु का ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वैसे ही वायु का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि तेज हवाएं बहने लगती है और वायु का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, और जैसे ही सूर्य किरणें तेज हो जाती है तो वैसे ही पित्त का प्रकोप हो जाता है शरद ऋतु में। इसका सिग्निफिकेंट रोल है कि हर सीजन में कौन सा दोष संचित हो रहा है, कौन सा प्रकोप हो रहा है, कौन सा प्रसर अवस्था में है। इसको हम लोग अगर जान लिए तो हमें चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर इसी तरह से और बता रहे हैं कि ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में प्रकोप होता है। इन ऋतुओं में कटु तिक्त कषाय रस जो होते हैं वह बलवान होते हैं, जो कि वात के प्रकोप के कारण होते हैं। अब क्या है कि रस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, हर सीजन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो रस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो जिस तरह का हम लोग आहार ले रहे हैं तो उसमें कटु तिक्त कषाय रसात्मक जो आहार रहता है वो बहुत ज़्यादा बलवान रहता है। वर्षा में पित्त का संचय होता है, और वर्षा में पित्त का संचय होते 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 शरद में उसका प्रकोप हो जाता है। इसी तरह से इन ऋतुओं में जो शरद ऋतु है इसमें कटु अम्ल और लवण रस का प्राबल्य रहता है। खाना पीना ये सब जो हम लोग खा रहे हैं तो कटु रस और अम्ल रस और लवण रस, मतलब ऐसी वनस्पतियाँ आती हैं जो इस तरह से रहती है। हेमंत में कफ का संचय होने लगता है, वसंत में प्रकोप होने लगता है। तो इन ऋतुओं में मधुर अम्ल लवण रस का प्राबल्य होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को दोष हेतु क्या है, फिर व्याधि हेतु भी आगे मैं बताऊंगा, और उभय हेतु, हेतु और व्याधि के प्रकोपित करने वाले जो हेतु है उसके बारे में भी मैं वर्णन करूंगा। तो हेमंत में कफ का संचय होने लगता है, वसंत में प्रकोप होता है कफ का। इसमें जब वसंत ऋतु आती है तो मधुर अम्ल लवण रस का प्राबल्य रहता है, इसीलिए वहां पे कफ का प्रकोप हो जाता है। तो दोषों का संचय और प्रकोप होना यह प्राकृत कारण है कि ऋतु के हिसाब से दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इन कारणों से प्रकोपित दोषों से उत्पन्न रोगों को प्राकृत रोग कहते हैं। जैसे अगर वसंत ऋतु में अगर ज्वर हो रहा है तो वह हो गया प्राकृत रूप से कफ का ज्वर रहता है। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप हो जाता है तो वातज ज्वर होता है। शरद ऋतु में प्राकृत रूप से पित्त का प्रकोप होता है, और उस टाइम पे जो ज्वर होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृत पित्तज ज्वर। तो इस और फिर हम जब चिकित्सा करते हैं तो हम इसी के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। तो कफत ज्वर का हम लोग कफ शामक चिकित्सा करते हैं और ज्वर की चिकित्सा करते हैं, और वायु के जो ग्रीष्म वर्षा ऋतु में हम लोग वातज ज्वर की चिकित्सा करते हैं, और शरद ऋतु में हम पित्तज ज्वर की चिकित्सा करते हैं। तो जो दोष हेतु है उसके विपरीत जो चिकित्सा किया जाता है वह प्राकृतिक दोषों के प्रकोपित होने से हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरा आ रहा है, दूसरा कैटेगरी है व्याधि हेतु। व्याधि हेतु के लिए बता रहे हैं कि मिट्टी खाने से पांडु रोग होता है, मृत भक्षण जन्य पांडु रोग, या आप लोग को भी पता है। तो मिट्टी खाना जो रहता है वो पांडु रोग का कारण होता है। यह सभी को मालूम है कि स्त्रोतरोध हो जाता है, और मिट्टी खाने से पूरा स्त्रोतस भर जाते हैं। तो वह रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र के जो स्त्रोतस हैं, धातुओं के जो स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इसी वजह से पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो अभी क्या है कि अलग अलग मिट्टी खाने से भी अलग अलग पांडुता के लक्षण आने लगते हैं और दोष भी प्रकोपित हो जाते हैं।
यह जानना बहुत जरूरी है। मिट्टी भी जो रहती है वह अलग अलग टेस्ट की रहती है। तो जैसे कि कसैली मिट्टी जो रहती है वो वायु का प्रकोप करती है। जो कसैली मिट्टी होती है, कसैली मिट्टी हो गई वो वायु का प्रकोप करती है। और ऊषर मिट्टी जो बताया है वो पित्त का प्रकोप करती है। और मधुर मिट्टी जो रहती है थोड़ा सा मीठा टाइप रहती है मिट्टी वह जो रहती है वो कफ का प्रकोप करती है। तो जिस रस की, अब इतना भी नहीं है कि चीनी की तरह बहुत ज्यादा मीठा हो गया, वह थोड़ा मधुर रसात्मक रहती है। कसैली मिट्टी जो रहती है वो सुपारी की तरह थोड़ा कसैली रहती है। उसी तरह से जो ऊषर मिट्टी जो रहती है उसमें थोड़ा अम्लता रहती है, थोड़ा ये कटुता रहता है। वैसे मिट्टी खाने से पित्त का प्रकोप हो जाता है। इसलिए मिट्टी खाना यह रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है, यह व्याधि हेतु है, व्याधि को उत्पन्न करने वाले हेतु है। इसलिए इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी समझा आचार्यों ने, इसलिए उसको बताया। अब इसमें इसके बाद आता है उभय हेतु। हेतु मतलब दोष हेतु और व्याधि हेतु, इन दोनों का जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं उभय हेतु। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बताते हैं कि वातरक्त जब होता है तो उसमें वायु को प्रकोपित करने वाले और रक्त धातु को भी दूषित करने वाले, मतलब वात दोष और रक्त धातु, इसको दोनों को दूषित करने वाले और वातरक्त की उत्पत्ति के, इन सब का जो सामूहिक रूप से अगर हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, दोष हेतु भी रहते हैं और व्याधि हेतु भी रहते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वातरक्त में ऐसा बताया कि हस्त अश्व उष्ट्रे गच्छतश्चानतश्च इत्यादि, मतलब इसमें बता रहे हैं कि स्पष्ट रूप से बताया है कि पहले वायु का प्रकोप होता है, वायु को प्रकोप करने वाले आहार विहार का सेवन किया जाता है वातरक्त में। उसी तरह से रक्त को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन किया जाता है। और उसके बाद में विहारात्मक हाथी और घोड़े और यान का सेवन किया जाता है, जिसमें पैर लटका के, ज्यादातर पैर नीचे की तरफ रहता है, वो डायरेक्शन में अगर गमन किया जाता है तो वहां पर जो वायु और रक्त का दुष्टि होता है और आवरण जन्य संप्राप्ति होके और फिर वातरक्त उत्पन्न होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए बताते हैं, पहले वायु का प्रकोप होता है, फिर रोगों की उत्पत्ति होती है और वहां पर दोष भी दूषित हो रहा है। वायु का रुक्ष गुण भी बढ़ रहा है, वायु का चल गुण भी बढ़ रहा है, वायु का लघु गुण भी बढ़ रहा है, वायु का हर चीज अंशांश कल्पना से दुष्टि हो रही है। और विजय रक्षित जी जो हैं उन्होंने माधव निदान की टीका में ऐसा बताया है कि वात रक्तम ही दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशेष संप्राप्तिकम विकांतर मेव च, मतलब वातरक्त में जो तंत्रोक्त कारण बताए हैं उसी से प्रधान दोष जो रहता है, प्रभावित करने वाले दोष रहते हैं और रोग, ये एक दूसरे से समान रूप से प्रभावित करते हैं। और इसमें हम लोग जब चिकित्सा करते हैं, मतलब यहाँ पर वायु का भी प्रकोप हो रहा है, रक्त का भी प्रकोप हो रहा है और वातरक्त व्याधि भी हो रही है। वातरक्त का स्पेसिफिक जो ये रहता है, हेतु रहता है, वहाँ उसका भी सेवन किया जा रहा है आहार और विहार के रूप में। तो हमें जो चिकित्सा करनी है, हमें वायु और रक्त की भी चिकित्सा करनी है और वातरक्त की व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा भी करनी है, मतलब दोषों की भी चिकित्सा करनी है और व्याधि की भी चिकित्सा करनी है। इसलिए इसको उभय हेतु का है, इसमें सब चीज इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि न च व्याधि हरम मात्रम भेषजम इत्यादि। अब प्रश्न ये होता है कि प्रकोपित दोष को साम्यावस्था में लाने पर रोग स्वयं शांत हो जाते हैं, क्योंकि दोष साम्यम अरोगता, दोषों को साम्यावस्था में ला दिया तो व्याधि अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर बोलते हैं कि सर्वेशम रोगाणम निदानम कुपिता मलाहा, सभी रोगों का जो कारण होता है वो कुपित मल मतलब दोष के रूप में हो सकते हैं, धातुओं को दुष्टि के रूप में मल हो सकते हैं, और मल जो रहते हैं वो मल के रूप में भी हो सकते हैं, मल मूत्र और स्वेद, और वे छोटे छोटे जो अलग अलग स्थानों पे जो मल रहते हैं उनकी भी दृष्टि हो सकती है। मतलब विकृत दोष के रूप में भी मल, धातु के रूप में भी मल और मल के रूप में भी मल, ये दोष धातु मल के रूप में जो विकृत मल होता है उसका उत्पत्ति हो जाता है। इसीलिए जब हम इनकी चिकित्सा करते हैं, सर्वेशम रोगाणम निदानम कुपिता मलाहा, ऐसा जब बताते हैं, यह सिद्धांत को फॉलो करते हुए जब हम कुपित मल की चिकित्सा कर देते हैं और साम्यावस्था में ला देते हैं सारे दोष धातु मल को, तो अपने आप ही रोग शांत हो जाता है। तो इसको हेतु को समझना, माधव निदान में हेतु समझना, व्याधि का हेतु समझना और उभय हेतु, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, इनको समझना और उनकी चिकित्सा करना है। ऐसा जब हम लोग करते हैं, ये दृष्टिकोण से चिकित्सा करते हैं, तो हम लोग 100% सफल हो जाते हैं। इसी का उत्तर देते हुए और भी प्रश्न पूछते हैं कि जब साम्यावस्था में लाने से सब हो जा रहा है तो फिर इसको और स्पष्ट करके बताया जाए। तो इसका उत्तर देते हैं कि औषधियाँ जो रहती हैं हमारी, उनकी भी प्रतिनियत जो शक्ति रहती है वह भी लिमिटेड रहती है, सीमित रहती है।
और कुछ औषधियों का काम जो होता है वो रस से होता है, कुछ का वीर्य से होता है, कुछ का विपाक से होता है और कुछ का प्रभाव से होता है। कुछ द्रव्यों का प्रभाव जो होता है वो विशिष्ट रोग के रोगों पर होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव दोषों और रोग दोनों पर होता है, मतलब दोषों को भी वो शांत करते हैं और व्याधि पे भी करते हैं। जैसे कि वातरक का उदाहरण इन्होंने दिया कि वायु को भी शमन करने वाली दवाइयां रहती हैं, जैसे गुडुचि जो हो गया, वो गुडुचि जो रहता है वो वायु को भी शमित करती है, रक्त को भी शांत करती है, और वातरक जो व्याधि प्रत्यनिक दवाई वह गुडुचि है, तो वह दोनों को भी शांत करती है। इसीलिए ऐसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि श्लेष्मिक तिमिर रोग जो रहता है, आंखों का बीमारी जो रहता है, श्लेष जो कफज तिमिर रहता है, इसमें वमन का निषेध बताया कि वमन बिल्कुल भी नहीं देना है श्लेष्मिक तिमिर में, जबकि वो उसमें कफ का प्रकोप हो रहा है। लेकिन कफ प्रकोप का प्रथम उपचार क्या है, तो वमन होता है, यह हम सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर निषेध किया गया है कि अगर वमन कर दिया और कफ पूरी तरह से नाश हो गया तो तिमिर रोग और बढ़ जाएगा और इंद्रिय का नाश हो जाएगा और तिमिर रोग की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए कौन सी चिकित्सा कहाँ पर करना है, इसका एक उल्लेख चिकित्सा सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया गया है। और सुश्रुत ने कहा है कि न वामेत, मतलब श्लेष्मिक तिमिर में न वामेत, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि अगर आपने किया तो आंखों पे उसका असर होगा और तिमिर रोग और बढ़ जाएगा। इसी तरह से बता रहे हैं कि तिमिर रोग, गुल्म रोग, पांडु रोग और उदर रोग, इसमें वमन नहीं देना है। उदर रोग में जैसे जलोदर हुआ है, पूरा पेट में पानी जमा है और आपने वमन करा दिया तो व्याधि और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें हम लोग को मालूम है कि कफ की चिकित्सा ये है, लेकिन वहां पर दोष दूष्य सम्मूर्छना और स्त्रोतस ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं और लीन दोष रहते हैं कि वहां से कफ को नहीं निकाला जाना चाहिए। उसी तरह से पांडु रोग जो रहता है, उसमें पांडु रोग ही तो विरेच नहीं, मतलब ऐसी अवस्था जब आती, कामली तो विरेच नहीं, जब मतलब ऐसी ऐसी अवस्था जब पित्त का प्रकोप ज्यादा रहता है, भले कफज पांडु है लेकिन वो व्याधि मूलतः कौन सी है, तो वह मूलतः पित्त की व्याधि है, तो वहां पर विरेचन ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। उसी तरह से गुल्म व्याधि है, गुल्म व्याधि मूलतः वायु की व्याधि है और वहां कफज गुल्म है तब भी हम लोग बस्ती देते हैं या फिर हम लोग अनुलोमित करते हैं। अवस्था अवस्था के हिसाब से वमन नहीं देना चाहिए, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसलिए हमें व्याधि का चिकित्सा, फिर दोष दुष्य सम्मूर्छना, स्त्रोतस दृष्टि, अग्नि, इन सबको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि कफ का शमन कर दिया तो गुल्म रोग ठीक हो गया, क्योंकि वो गुल्म तो वायु का व्याधि है, वहां पे कफज गुल्म है, कफ दोष का अनुबंध है, लेकिन वो वायु का मूलतः व्याधि है। इसी तरह से पित्त के प्रकोप होने से ही पांडु रोग होता है, मूलतः वह पित्त की व्याधि है और वहां पर हमने अगर वमन कराया तो वह उतना ज्यादा सफलता नहीं देगा जितना हम लोग विरेचन कराते हैं तो ज्यादा सफलता देगा। उसी तरह से उदर रोग जो रहता है, वातोदर हो गया, पित्तोदर हो गया, श्लेष्मोदर हो गया, सन्निपातोदर हो गया, बद्धोदर हो गया, फिर जो ये उदर रोग होते हैं, फिर जलोदर हो गया, इसमें ज्यादातर हमें विरेचन देना ही श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। अवस्था अवस्था के हिसाब से हम लोगों को ना चिकित्सा सूत्र को समझना बहुत जरूरी रहता है, इसको मैं और आगे स्पष्ट करूंगा। तिमिर रोग में भी वमन देना नहीं चाहिए, तिमिर रोग में हमें विरेचन देना ही, क्योंकि तिमिर रोग भी पित्त के प्रकोप होने से ही होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें जब चिकित्सा करते हैं तो हमें कौन सा चिकित्सा कहाँ पर अप्लाई करना है उसको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हेतु के और भी दो भेद बताए हैं, एक होता है उत्पादक हेतु, दूसरा होता है व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु जो रहता है, ऐसा बताते हैं कि हेमंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति होती है और वही मधुर रस जो रहता है हेमंत ऋतु में, अब मधुर रस उत्पन्न कहाँ होता है, तो हमारे वनस्पतियों में होता है, हमारे धान्य में होता है, हमारे खाने पीने में मधुर रस की ज्यादा उत्पत्ति होती है। और वही हम जो खाना खा रहे हैं, जैसे हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो उसमें मधुर रसात्मक रहता है, तो वह कफ का प्रकोप करता है हमारे आहार और विहार की वजह से ही। वो सीजन ही ऐसा होता है कि कफ दोष प्रकोपित हो जाता है, तो वहां पर ये प्राकृतिक रूप से मधुर रस की वजह से कफ का प्रकोप हो जाता है। दूसरा होता है व्यंजक हेतु, जिसमें मतलब एक उत्पादक हेतु बता दिया कि वह रस उस तरह के आहार विहार से नॉर्मली बढ़ रहा है। दूसरा होता है व्यंजक हेतु। व्यंजक हेतु का मतलब यह रहता है कि हेमंत ऋतु में संचित कफ जो रहता है वो जैसे ही वसंत ऋतु के सूर्य किरणें तीक्ष्ण आ जाती हैं तो कफ जो रहता है वो विलयित होने लगता है और प्रकोपित हो जाता है, एक जगह पे एक्युमुलेट हो रहा है संचय अवस्था में, और प्रकोपित अवस्था में होता है कि मटके में पानी भर गया, बहुत ज्यादा पानी भर गया और वो प्रकोपित हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर वसंत ऋतु में
जो कफ रहता है वो सूर्य की किरणों से बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, विलयित होने लगता है और फिर वह कफ का प्रकोप करता है। तो इसको बोलते हैं व्यंजक हेतु। एक उत्पादक हेतु जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है और एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं व्यंजक हेतु। इसी को भट्टार हरिचंद्र जो है, ये इन्होंने उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु को चरक संहिता के टीका में इन्होंने स्पष्ट किया है। और व्यंजक शब्द जो है इसका मतलब है कि प्रेरक, जो प्रकोपक रहता है उसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। क्योंकि हेमंते निचिता श्लेष्मा वसंते च प्रकोप्यति, मतलब वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और वह वसंत का सूर्य संताप कफ का व्यंजक हेतु है, प्रेरक है, प्रकोपक हेतु है। इसको समझना बहुत जरूरी रहता है। इसी तरह से हेतु अगर हम लोग और देखते हैं तो एक होता है बाह्य हेतु और दूसरा होता है आभ्यंतर हेतु, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर्स। इसको भी बात जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आहार का सेवन करते हैं, हम लोग आचार का सेवन करते हैं, विहार का सेवन करते हैं, और कुछ काल होता है ऐसा, जैसे ठंडी होती है, कुछ गर्मी का सीजन रहता है, तो यह बाह्य कारण होते हैं जिसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। इसी विषय को तिस्सटाचार्य जी एक आचार्य हैं, वह इस तरह से स्पष्ट करते हैं कि व्यायाम इत्यादि, व्यायाम करने से भी यह जो बाह्य हेतु है उसका कैसे बॉडी पे इफेक्ट होता है। जैसे अधिक व्यायाम करने से वायु का प्रकोप हो जाता है, अधिक उपवास करने से वायु का प्रकोप हो जाता है, चोट लग जाने से, गिर जाने से वायु का प्रकोप होता है, अंग भंग हो जाने की वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है, क्षय होने की वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से अधिक जागरण से, रात्रि जागरण करने से वायु का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से मल मूत्रादि वेगों को रोकने से वायु का प्रकोप हो जाता है। उसी तरह से वमन आदि पंचकर्म द्वारा शरीर बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाने से, अति योग जो वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण का अति योग हो जाता है, उसकी वजह से अधिक शुद्धि होने की वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर इसी का उदाहरण एक बार देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि 2005 में मेरे पास एक पेशेंट आ रहे थे, तो मैं उनको वमन करा रहा था। तो उनको वमन कराना इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे और पानी भी चाहिए जिससे मैं उल्टी करूँगा। ऐसे करते करते उन्होंने 15-16 लीटर पानी पी लिया। मतलब मैंने यष्टि मधु फांट दिया था और मदन फल का दिया था, सब चाटन वगैरह। उनको उल्टी होना इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने और पानी मांग के, बिस्लरी का पानी मांग के और पी के उंगली डाल डाल के उल्टी किया। उसके बाद में जो वमन करके आए बाहर, तो उनको चक्कर आने लगा, इतना ज़्यादा चक्कर आने लगा, बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आने लगा। फिर उनको पूरा दिन लिटा के मुझे रखना पड़ा कि थोड़ा बैलेंस हो जाए। जैसे उठते थे बहुत ज़्यादा उनको भ्रम होता था। तो यह अति योग जब हो जाता है ना वमन का, इसी तरह से विरेचन का भी कभी कभी अति योग हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है। तो यह सब जो रहता है ये बाह्य हेतु रहता है, कुछ अभ्यंतर हेतु रहते हैं। इसी तरह से अधिक शीत से, बहुत ज़्यादा अगर ठंडी लग जाती है वह, उसके वजह से भी वायु का प्रकोप होता है। कुछ बाह्य कारण होते हैं, कुछ अभ्यंतर कारण होते हैं। अधिक भय से, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा भय है, मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, इसके वजह से काम शोक भयाद वायु, इससे भी वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर रुक्ष पदार्थों का अधिक सेवन करने से यह भी वायु का प्रकोप का कारण होता है। फिर अतिक क्षोभ से, मानसिक क्षोभ हो गया, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर बाहर से आघात लग गया, उसके वजह से भी वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर कटु तिक्त कषाय रसात्मक पदार्थों का सेवन करने से, फिर वर्षा काल में प्राकृतिक रूप से बारिश का सीजन रहता है तब भी वायु का प्रकोप हो जाता है। फिर भोजन का अवस्था कटु अवस्था पाक होता है, भोजन के पच जाने के बाद नॉर्मल अवस्था में वायु का प्रकोप हो जाता है, और शाम के टाइम पे वायु का प्रकोप हो जाता है। तो यह जो वायु मतलब दिन का अंत का काल जो रहता है 2 से 6 बजे का, उसमें वायु का प्रकोप हो जाता है। तो यह हमें समझना चाहिए कि क्या बाह्य हेतु है, क्या अभ्यंतर हेतु है। और अगर हम ये लोग ये सारा चीज़ जान गए, व्याधि एक ही हो रही है लेकिन उसको देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे व्यंजक हेतु, उत्पादक हेतु, व्यंजक हेतु, दोष हेतु, व्याधि हेतु, दोष व्याधि हेतु, इसी तरह से बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु, ये अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग को देखना है कि कौन सा हेतु का सेवन हो रहा है जिससे व्याधि हो रही है। इसी तरह से वायु का प्रकोप का हेतु बता दिया। अब पित्त के प्रकोप का हेतु आचार्य माधव विजय रक्षक जी ऐसा बता रहे हैं कि कटवम्ल इत्यादि, कटु अम्ल लवण, तिक्त कटु अम्ल लवण और उष्ण विदाही
और लवण प्रधान पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, क्षार का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे पित्त का प्रकोप हो जाता है। अत्यधिक क्रोध करने से पित्त का प्रकोप होता है, अत्यधिक उपवास करने से पित्त का प्रकोप हो जाता है। आप लोग अगर पित्त का काल है 10 से 2 बजे का काल, और उस टाइम पे खाना नहीं खाया किसी ने, तो उसमें ना हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ऐसे बहुत दिन तक चलेगा तो बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है। तो पित्त के काल में हमारे पेट में खाना होना ही चाहिए। उसी तरह से अधिक धूप का सेवन करने से, धूप में जा रहे हैं और सिर को ढका हुआ नहीं है और धूप में ही बहुत सारा काम कर रहे हैं, पित्त का प्रकोप हो जाएगा। अति मैथुन कर रहे हैं तो उससे भी पित्त का प्रकोप हो जाता है। फिर तिल का सेवन ज्यादा करने से, अतसी का सेवन ज्यादा करने से, दही का सेवन ज्यादा करने से, सुक्त का सेवन ज्यादा करने से, सिरका जो रहता है विनेगर उसका सेवन करने से, फिर कांजी का सेवन करने से पित्त का प्रकोप हो जाता है। फिर भोजन के पच्यमान अवस्था में पित्त का प्रकोप हो जाता है। जो अम्ल अवस्था पाक का टाइम रहता है उसमें भी पित्त का प्रकोप हो जाता है। फिर शरद ऋतु जब आता है उसमें भी पित्त का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ही वह टाइम ही है जिसमें पित्त का प्रकोप होने का टाइम ही है, उसमें पित्त का प्रकोप होता ही होता है। इस सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी चिकित्सा करते हैं तो हम लोग हेतु पे ध्यान देते हैं। क्या हेतु का सेवन हुआ है कि वायु का प्रकोप हुआ है, क्या हेतु का सेवन हुआ है कि पित्त का प्रकोप हुआ है। क्योंकि ऐसा डिजाइन जो है, ये पूरा डिजाइन आचार्यों ने किया है। पूरा एनालिसिस किया है, प्रकृति का एनालिसिस किया है, मनुष्य के शरीर का एनालिसिस किया है, और वह आप तो लोग थे, उन्होंने जो भी बात बताया है वो 100% आज भी सतयुग से लेके कलयुग तक वह आज भी त्रिकाल बाधित सत्य है। वह रज और तम से मुक्त थे आप तो लोग, उन्होंने जो भी बात बताया वो 100% सही है। इसी तरह से अब शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में पित्त का संचय होने लगता है। मध्याह्न काल में दोपहर का 10 से 2 बजे का काल होता है, इसमें पित्त का प्रकोप होता है। और अर्धरात्रि काल जो रहता है 10 से 2 बजे का रात में जो टाइम रहता है उसमें भी पित्त का प्रकोप प्राकृत अवस्था में हो जाता है। तो यह पित्त प्रकोप के कारण बता दिया। इसके बाद में है कफ प्रकोप का कारण, तो इसमें बता रहे हैं गुरु इत्यादि गुरु पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा करना, मधुर रस का बहुत ज्यादा सेवन करना, मीठा चीज बहुत ज्यादा करना। हम लोग प्रमेह रोग में देखते हैं हास्य सुखम, स्वप्न सुखम और मधुर स्निग्ध, ये सबका सेवन ज्यादा करना, ये कफ प्रकोप का कारण होता है। इसी तरह से स्निग्ध पदार्थ, बहुत ज्यादा तेल वाले चीज, अगर बहुत ज्यादा चीज खा रहे हैं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वीट खा रहे हैं, तो वो कफ का प्रकोप का कारण होता है। फिर दूध के पदार्थ खाना, इसलिए हम लोग चिकित्सा जब करते हैं ना तो कफज व्याधियां रहती है, उसमें मिल्क आइटम्स पूरी तरह से हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये दूध के पदार्थ, जैसे बहुत ज्यादा दूध लेना, दही लेना, फिर उसके बाद में पनीर का सेवन बहुत ज्यादा करना, ये कफ का प्रकोप करता है। फिर गन्ने का रस, जो शुगर केन जूस रहता है इतना ज़्यादा मीठा रहता है, या फिर जो दूध जब गुड़ बनाते हैं उसके पहले जो गन्ने का रस को उबाला जाता है और ऊपर से जो झाग झाग आता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको संस्कृत में फाणित बोलते हैं, मराठी में उसको काकवी बोलते हैं, और वही नॉर्थ इंडिया में उसको मैली बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा अभिसंधी होता है, मीठा होता है, उसका सेवन जो लोग करते हैं रोज रोज और जिनको सात्व नहीं है वह कफ का प्रकोप कर देता है। और कफज व्याधियाँ जैसे कफज मधुमेह, कफज प्रमेह, ये व्याधियां कर देता है। कफज कुष्ठ कर देता है, वह कफ का प्रकोप करता है। तो ऐसे जो इक्षुरस और इक्षुरस तजन्य चीजें हैं, जैसे गुड़ का भी बहुत ज्यादा सेवन किया जा रहा है, और वो भी गुड़ जो है वो क्लीन नहीं है, मतलब अशुद्ध गुड़ है, बनाते टाइम ही उसको प्रोसेसिंग करते हुए क्लीन नहीं किया गया, वह भी अगर जाएगा शरीर में तो वह भी बहुत ज़्यादा कफ का प्रकोप कर देता है। इसी तरह से द्रव पदार्थ, बहुत ज़्यादा ये फ्रूट जूसेस जो रहता है, ठंडे ठंडे जो ट्रॉपिकाना के जो फ्रूट जूसेस रहते हैं वो फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट 2-2 लीटर पिया जाता है, वह भी कफ का प्रकोप कर देते हैं। फिर दही का सेवन करना, नित्य, कुछ लोग ना दही का सेवन नित्य करते हैं, डेली डेली दही का सेवन करते हैं, तो उनको कफज व्याधियाँ हो ही जाती है। उसमें या तो कफज कुष्ठ हो जाएगा या ऊर्ध्व रक्त पित्त हो जाएगा, मतलब और भी जो हेतु रहते हैं, लेकिन कफ का तो उसमें जरूर इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसी तरह से दिन में सोना, यह भी कफ का प्रकोप का कारण रहता है। फिर पूड़ी का सेवन करना, घेवर आदि पदार्थों का अधिक सेवन करना। फिर शीतकाल में, ठंडी का सीजन रहता है तब भी कफ का प्रकोप होता है। फिर सुबह का टाइम जो रहता है 6 से 10 बजे का, और या फिर शाम का 6 से 10 बजे का, यह कफ के प्रकोप का प्राकृत प्रकोपित होने का टाइम रहता है। इसी तरह से भोजन करने के बाद तुरंत ही भोजन कर लिया है तो मधुर अवस्था पाक जब रहता है तो क्लेदक का बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगता है, यह भी कफ के प्रकोप का टाइम रहता है। इसी तरह से बसंत ऋतु में भी कफ का प्रकोप होता है। तो इन सबको हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस हेतु से यह दोष प्रकोपित होते हैं। कुछ बाह्य हेतु रहते हैं, कुछ आभ्यंतर हेतु रहते हैं।
जो लोग चिंता नहीं करते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनमें भी कफ बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है। और इसी तरह से अभ्यंतर हेतु बता रहे हैं। अब कुछ कुछ ये तो बाह्य हेतु हो गया, अभ्यंतर हेतु और बता रहे हैं कि अभ्यंतर कारण ही दोष और दुष्य को प्रकोपित करने के कुछ हेतु रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि दोष प्रकृति प्रकोपित होकर अलग अलग भेद से हम लोग को जानना चाहिए। जैसे प्राकृत और वैकृत ये जानना बहुत जरूरी है। प्राकृत में वसंत में कफ का प्रकोप हो जाता है, प्राकृत रूप में शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, प्राकृत रूप में वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप हो जाता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो और अगर वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप का काल है लेकिन पित्त प्रकोपित हो गया या वायु प्रकोपित हो गया वसंत ऋतु में, तो वो वैकृत रूप में विकृत हो जाता है, मतलब वो विकृति हो जाती है। इसी तरह से वर्षा में कफ दोष का होना या पित्त का बढ़ना, वर्षा ऋतु में किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है, वर्षा ऋतु में किसी को कफ की व्याधि हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कफत ज्वर जो हो रहा है वो विकृत रूप में हो जाता है, वैसा हेतु का सेवन कर लिया तो। उसी तरह से शरद ऋतु में पित्त का टाइम है लेकिन उसमें कफ का और वायु का प्रकोप हो जाना, जैसे ज्वाइंट पेन बढ़ जाना। शरद ऋतु तो गर्मी का सीजन होता है थोड़ा, तो उसमें अगर ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि रुक्ष अन्नपान का सेवन किया जा रहा है, फ्रिज के पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, तो ये विकृत रूप से दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो यह इसी आधार पे हम लोग जब हेतु का अभ्यास करते हैं तो हमें सुख साध्य है कि नहीं, कृच्छ साध्य है क्या, याप्य है क्या, ये असाध्य है, इस तरह से हमें व्याधि को समझने में बहुत ये चिकित्सा सौकर्य होता है, मतलब चिकित्सा करना सुलभ हो जाता है। और चरक संहिता में ऐसे बता रहे हैं कि प्राकृतः सुख साध्य से, मतलब प्राकृतिक रूप में वसंत ऋतु और शरद ऋतु में जो उत्पन्न कफत ज्वर और पित्त ज्वर है वह सुख साध्य होता है। वर्षा ऋतु में वातज ज्वर होता है वह कृच्छ साध्य होता है क्योंकि वायु का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हुआ रहता है। लेकिन वसंत ऋतु और शरद ऋतु में जो कफ का प्रकोप हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, वह प्राकृत अवस्था में होता है। और विकृति अगर वसंत ऋतु में कफ के टाइम पे कफ पित्त और वायु का प्रकोप होना या शरद ऋतु में कफ या वायु का प्रकोप होना यह विकृत रूप से हो जाता है, तो फिर उसको चिकित्सा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे विकृति आ गई है, विकृत दोषों का प्रकोप हो गया है। इसी तरह से अनुबंध और अनुबंध से भी हेतु को समझना बहुत जरूरी होता है। अनुबंध जो रहता है वो प्रधान हेतु रहता है, मतलब मेन फैक्टर जो रहता है वो अनुबंध रहता है, और अनुबंध जो रहता है वो सेकेंडरी रहता है। एक प्राइमरी हेतु हो गया, एक सेकेंडरी हेतु हो गया। अनुबंध जो है वो प्रधान हेतु है और अनुबंध हेतु है वह सेकेंडरी हेतु है। तो इसमें चरक संहिता में ऐसा बताया है कि स्वतंत्र हो, अनुबंध मतलब प्रधान किसको बोलेंगे, मतलब मेन हेतु किसको बोलेंगे, तो स्वतंत्र हो उसमें हेतु। उसी तरह से व्यक्त लक्षणों वाला हेतु हो जिसके कारण चिकित्सा करना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने दही का सेवन बहुत ज्यादा किया, दही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ये कफ का मेन हेतु है, मतलब कफ को प्रकोपित करेगा, सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा है, तो यह अनुबंध हो गया, प्रधान हेतु हो गया। लेकिन दही में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल के खा रहे हैं तो उसकी वजह से पित्त का प्रकोप होना, तो वह पित्त को प्रकोपित करने का कौन सा हो गया, अनुबंध हेतु हो गया, सेकेंडरी कारण हो गया, जो कफ को भी प्रकोपित कर रहा है और पित्त को भी प्रकोपित कर रहा है, जो बहुत ज्यादा तीखा खाया जा रहा है दही में डाल के। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। एक जो रहता है जो स्वतंत्र नहीं रहता है, व्यक्त लक्षण वाला नहीं रहता है, उसी तरह से चिकित्सा भी करना स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, उसमें पहले मेन दोष की चिकित्सा करना पड़ता है और बाद में अनुबंध वाले दोष का चिकित्सा करना होता है। तो यह होता है अनुबंध। पहला वाला अनुबंध है जिसपे अनुबंध वाला जो है हेतु वो जुड़ा हुआ है, और एक स्वतंत्र होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अनुबंध प्रधान रोग होता है, मतलब मेन व्याधि जो होती है वो अनुबंध हेतुओं का सेवन करने से होता है और उसकी चिकित्सा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रधान रोग की चिकित्सा करेंगे तो अनुबंध अपने आप शांत हो सकता है, या फिर हम लोग अनुबंध की भी चिकित्सा कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बता रहे हैं कि छिन्ने मूले नैवम पत्रम न शाखा, जब हम अगर पेड़ का मूल को ही नष्ट कर दिया तो अपने आप जो उस पे पत्ते और फल फूल हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से मूल दोष को चिकित्सा करना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है। इसलिए अनुबंध जो प्रधान दोष रहता है उसका हेतु पे अगर हमने हेतु विपरीत चिकित्सा किया तो फिर वह प्रधान जो हेतु से प्रधान दोष जो प्रकोपित हैं वह शांत हो गया, तो अनुबंध वाला जो रहता है जो अप्रधान रहता है वह भी अपने आप शांत हो जाता है। अनुबंध को उपद्रव भी बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी बोलते हैं। जैसे ज्वर व्याधि है, ज्वर व्याधि के साथ कुछ छोटे छोटे और डिजीजेज आए हैं, जैसे शिरा शुल हो रहा है, अंग मर्द हो रहा है,
छोटे छोटे लक्षण और छोटे छोटे व्याधि आ रही हैं। मेन व्याधि क्या है, तो ज्वर व्याधि है, फीवर आया है, उसकी चिकित्सा कर लिया तो हम लोग लंगनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसः यह हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग अनुबंध की चिकित्सा करते हैं, तो अपने आप जो अनुबंध जो उपद्रव स्वरूपी दूसरे लक्षण होते हैं वह भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसी चीज को कल फिर से और स्पष्ट कर दूंगा। प्रकृति और विकृति भेद से जो रहते हैं उस भेद से भी व्याधि बहुत और भी टाइप की हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो एक ही दिन सब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों का जो कमेंट्स है वह देख लेता हूँ और आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ। एक ही दिन में अगर हम चाहेंगे कि पूरा माधव निदान पढ़े तो वह संभव नहीं है, इसलिए हमें ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, उतना ही पढ़ना चाहिए जितना बॉडी ब्रेन हमारा ग्रास्प कर पाए और समझ पाए। तो डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्शन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुधीर साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माधुरी जादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा अकुला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से देखिए लिंक दिया गया है, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो लोग अगर डिजिटल कुटुंब ऐप को कर लें तो उनको और भी अच्छा इसमें सीखने को मिल सकता है। आप लोग के जो भी प्रश्न है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से डिजिटल ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बीरमती मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संदीप कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए अटेंडेंस कितना अच्छा है, आज सारे श्रेष्ठ चिकित्सक आ गए। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए आप लोग सुबह सुबह उठ के एकदम रेडी होके नहा धो के आ गए संहिता पढ़ने। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद तिवारी जी बोल रहे हैं अनुबंध और अनुबंध पुनः समझा दीजिए। देखिए अनुबंध जो रहता है वो प्रधान हेतु का सेवन करने से अनुबंध व्याधि रहती है, जो मेन व्याधि रहती है उसको अनुबंध बोलते हैं। जैसे कि ज्वर व्याधि हुआ, बुखार आया किसी को तो उसको बोलते हैं अनुबंध। और जो उससे जुड़ा हुआ रहता है और भी जो रहते हैं जैसे अंगमर्द हो गया, शिराशूल हो गया, कास हो गया, श्वास हो गया, वह जो सेकेंडरी फैक्टर्स के वजह से जो व्याधि होती है उसको बोलते हैं अनुबंध। इसको समझ लीजिए। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो अनुबंध का मतलब है मेन प्रधान व्याधि जो रहते हैं या प्रधान दोष जो रहते हैं उसकी चिकित्सा करना मतलब अनुबंध है। और अनुबंध मतलब है जो सेकेंडरी उससे जुड़ा हुआ जो है उसको बोलते हैं अनुबंध। इसको मैं कल और अच्छे से बता दूंगा डॉक्टर मनी, क्योंकि ये सारे टर्म्स है ना ये हमारे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। ये कॉलेजेस में माधव निधन पढ़ाया नहीं जाता, इस पर चर्चा नहीं होती है। हम लोग, मुझे याद है कि ज़्यादातर ना सभी लोग क्या करते हैं कि सब लोग ना अपने हिसाब से ही पढ़ लेते हैं माधव निदान, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाता और एग्जाम में पास होने पर ही पढ़ाया जाता है। डॉक्टर अरविंद तिवारी जी बोल रहे हैं अनुबंध। मनीषा जी बोल रहे हैं सर स्वर्ण मकर ध्वज को जेनेटिक डिजीज में देना है, डोज क्या दें? अब जेनेटिक डिजीज में देना है तो आपका पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है उसको ध्यान में रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक गोली लेके आते हैं 125 mgm और उसके जो पीठी साकर होती या जो मिश्री होते हैं उसमें डाल के 60 पूड़ी बना के वो दे देते हैं। अगर पेशेंट के पास पैसा है तो एक एक गोली सुबह शाम 125 mgm सुबह शाम अगर दे दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर वंदना पाठक जी बोल रही हैं कि श्लोक पाठ भी करें। जी जरूर, मैं कल से श्लोक पाठ भी करूंगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि कुछ मैं सिंप्लीफाई करके पहले मैंने ये बेसिक बता दिया। अब कल मैं विजय रक्षित जी का जो मधुकोश टीका है वो मैं पढ़ूंगा और उसको और स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा।
डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि हाउ टू डायग्नोज अनुबंध दोष। मैंने बताया ना कि पहले एक मेन व्याधि होती है, उससे जुड़ा हुआ, जैसे कि कफ दोष, किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, कफ का व्याधि है, तो वह हो गया अनुबंध है। अनुबंध मतलब प्रधान, प्रधान जो रहता है वो व्याधि हो गया। उसके साथ में किसी को सर्दी जुकाम के साथ में हाइपर एसिडिटी भी हो रहा है। मेन व्याधि क्या है, स्वतंत्र व्याधि क्या है और परतंत्र व्याधि क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो परतंत्र व्याधि में अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो रहा है लेकिन वह कम प्रमाण में, मेन व्याधि जो है वो कफ की बीमारी है, तो हम लोग अनुबंध की चिकित्सा मेन पहले करेंगे और जो अनुबंध की पहले चिकित्सा करेंगे, अनुबंध की बाद में। इसको मैं कल और अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। डॉक्टर मुनीरा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देश पांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग अगर ये जूम पे होता तो और मजा आता, क्योंकि इंटरेक्ट होते ना, हम लोग कन्वर्जेशन करते तो हम लोग और इस पे कर देते थे। अभी क्या है, मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप लोग के बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो वो जूम पे होता तो और अच्छा रहता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लेकिन अभी जो दिया है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं आप लोगों को अपना नंबर देता हूँ और इंटरेक्टिव सेशन में आप सभी लोग आ जाइए। अभी हम लोग जो संहिता पाठ करेंगे, दूसरा सत्र अभी 7 बजे शुरू होगा, क्योंकि कंटिन्यू यही चीज हम लोग रिपीट करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, मैं अपना अभी ये देता हूँ, मेरे पास ना इसी टाइम पे कल से डेली ये जो इंडियन ये है ना एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके डॉक्टर्स आने वाले हैं कल से पंचकर्म को, तो वो लोग को तो फायदा हो रहा है, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। तो वो लोग इतने प्रभावित हुए हैं, और आज तो एनडीए का ये पासिंग आउट परेड है, सारे लोग आज ऑफिसर बन जाएंगे, तो वो आज नहीं आए लेकिन कल से वो रोज आएंगे। तो मैं आप लोगों से कभी, उन लोगों से कभी मिलाऊंगा, एमबीबीएस हैं वो लोग, एमडी डॉक्टर हैं, तो उनका क्या बीमारी है वो आप लोग खुद डायग्नोस करेगा, और क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फ़ायदा, ये आप लोग जब देखेंगे ना तो आप लोग को और समझ आएगा। हमें ना क्या करना चाहिए ना कि हर पेशेंट जो रहता है उस पर हमें बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए, तभी हम लोग का चिकित्सा जो रहता है वह ज़्यादा सफल हो जाता है। देखिए, मैंने देखिए, अरे मैंने कुछ तो गलत लिख दिया, सॉरी, मैंने लिख दिया फ्री इंटरनेशनल, एक मिनट, मेरा गलती हो गया टाइप करने में, एक मिनट रुकिए, इंटरेक्टिव सेशन लिखना था, मैं इसको संहिता पाठ सेशन लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया, आप लोगों से बात करते करते ना मेरा टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया जी। तो आप लोग अभी आ जाइए। डॉक्टर नीरज जोशी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, थोड़ा 20 मिनट का टाइम है, आप लोग ना थोड़ा चाय नाश्ता करके आ जाइए, फिर हम लोग ये संहिता पाठ का अभी फिर करेंगे, 7 बजे से शुरू करते हैं। तो प्रणाम सभी लोगों को, आप लोगों का दिन मंगलमय हो, ऐसे शुभकामनाएं देता हूँ, प्रणाम।